Hello everyone, welcome to on my YouTube channel My Chemistry. राम राम सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। आज मैं 10th क्लास का टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट एक शॉर्ट में करवा दूंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने ये चैप्टर आपसे ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, देखो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जब जिसका जिसका हमें पता नहीं होता। जैसे हम पूछ लें कि केमिस्ट्री कहाँ है। केमिस्ट्री हमारे हर जगह है, हमारे चारों ओर हमारे जितने भी हमारे प्रोसेस हो रहे हैं वो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, फिजिकल भी प्रोसेस हो रहे हैं। तो हमारे केमिस्ट्री एवरीवेयर, केमिस्ट्री हर जगह है। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, जैसे हमारी सिचुएशन है डेली लाइफ की। आपने कभी फेस किया होगा कि जब हम मिल्क को हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, मिल्क को कई बार हम मान लो दूध को उबालना भूल जाए तो क्या हो जाता है, दूध हमारा फट जाता है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इसी वजह से दूध हमारा क्या हो जाता है, समर में फट जाता है। तो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ये केमिस्ट और एन आयरन तवा, पेन और नेल्स जो भी होता है, अगर हम उसको खुला छोड़ दें इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है वो भी खराब वो जंग लग जाता है उसके ऊपर। ये भी केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स आर जब फर्मेंटेड, ग्रेप्स हमारे फर्मेंट हो जाते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। भोजन हमारा बन रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस जो हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे इवन हम जब सांस ले रहे हैं ना, वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही है। तो ये सारे हमारे क्या है, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है। और भी बहुत सारी एक्टिविटी है जिस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, फिजिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं हम, लेकिन मैं इसकी भी वीडियो आपके 6-7 चैप्टर की जब डालूंगी तब इनकी वीडियो भी, हम इस चैप्टर की वीडियो भी वहाँ पढ़ लेंगे। इतना अब तक अब के लिए आप इतना ही समझो कि केमिकल प्रोसेस वो होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। तो केमिकल चेंजेस जहाँ होते हैं, ठीक है, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस जहाँ पे केमिकल चेंजेस मतलब सब्सटेंस की जो फेज है ना वो वही चेंज हो जाती है। ठीक है, सब्सटेंस जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं रहता और दोबारा हम उसको दोबारा वैसा बना भी नहीं सकते। ठीक है, हम इसको वन बाय वन अच्छे से समझ लेंगे। यू मे हैव परहैप्स वंडरिंग दैट एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। आप एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या समझते हो, ये इससे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको हम समझेंगे जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या क्या कहा गया है हमें। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बर्नर है। ठीक है, बर्नर है, यहाँ पे बर्नर को हमने जला दिया। ये हमने टोंग ले लिया, टोंग में हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम रिबन ले लिया। मैग्नीशियम रिबन ले लिया, स्ट्रिप ले ली मैग्नीशियम रिबन की। अब क्या किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को टोंग के पास लेके आए, टोंग की सहायता से इस बर्नर के पास लेके आए। जब हम बर्नर के पास लेके आए तो मैग्नीशियम रिबन जल जाएगा। अगर किसी भी अरे हम जला रहे हैं किसी चीज को तो वो जलेगी ना, ऑटोमेटिक है ये तो। ठीक है, तो ये जलेगी, जल के क्या हो जाएगी, राख बन जाएगी, हमारी राख बन गई जिसको हम ऐश बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम उसको बर्न किया तो क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। हमारी मैग्नीशियम किसमें चेंज हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये क्या हो गई, हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। मैग्नीशियम किसमें चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, इसी से हम जैसे आगे दे रखा है, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम। जब ये जलता है ना तो हमें चमकती हुई, डार्जलिंग मतलब चमकती हुई व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देती है, जो क्या करती है, पाउडर में, व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाती है। ठीक है, द पाउडर इज, जिस पाउडर को हमने किसका नाम दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम दिया है। ठीक है, आगे देखो, द रिएक्शन में भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी, देखो नेक्स्ट एक्टिविटी भी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही हमारा एग्जांपल है। ठीक है, ये देखो कैसे है। हमने क्या किया, यहाँ पे बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर में हमने क्या लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक ले लिया। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हमने। किसमें, ये क्या हमारी कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको, कौन टाइप है ना इसको, इसका नाम है कॉनिकल फ्लास्क। आपने कभी लैब में देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो 11th-12th में आप इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, टाइट्रेशन भी करोगे, तो वह जब देख लेना आप इसको। ठीक है, तो ये कांच की होती है, हमारी कॉनिकल फ्लास्क होती है। इसके अंदर क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने क्या डाला है, डाइल्यूट HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। किसके अंदर डाला है, इस बीकर के अंदर डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब क्या करेंगे, अब हमने क्या देखा, अब जब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने कोई चेंज स्टेट देखी, कलर देखा, या कोई गैस निकली, या कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है। ये हमें देखना है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब हमने ये किया तो ये क्या हुआ, यहाँ से ना H2 गैस निकलनी स्टार्ट होगी, मतलब हमें पॉपअप साउंड सुनाई दी। पॉपअप साउंड किसी वजह से होती है, H2 गैस की वजह से होती है। आप ये ध्यान रखना, पॉपअप साउंड किसकी वजह से निकलती है, H2 गैस की वजह से निकलती है। तो हमने क्या देखा, जब हम जिंक को किसके साथ, HCl के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं
हैं जिंक को, तो क्या बनेगा, ZnCl बनेगा और H2 बनेगा। तो H2 गैस निकल के और ZnCl बन गया, Zn की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, जिंक क्लोराइड बन गया। ठीक है, या फिर अगर HCl के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी। अब हमें इनके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है। जैसे पहला जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें हमने मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन लिया था। ठीक है, ये रिएक्टेंट है हमारे, जो हमारे राइट हैंड, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड रखे हुए हैं ये रिएक्टेंट है, जो हमारे राइट हैंड साइड है ये हमारे क्या प्रोडक्ट है। तो ये नीचे यही एक्सप्लेन कर रखा है कि वर्ड इक्वेशन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो इसने बता रखा है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और बीच में प्लस का निशान देते हैं विद प्लस साइन बिटवीन देम एंड एरो हेडेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एरो हेडेड हम कहाँ रखते हैं, प्रोडक्ट की साइड रखते हैं। ये इसने बता रखा है नीचे, जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये पहले हमारे जो हमने पहले एक्टिविटी कर दी थी उसकी केमिकल रिएक्शन है, Mg+O2 MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन देखो हमारी। देखो सेकंड रिएक्शन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कैसे पढ़ानी है सेकंड रिएक्शन। अब देखो राइटिंग क्या है, केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ MgO, ये केमिकल इक्वेशन हो गई हमारी। और वर्ड रिएक्शन क्या थी, जो हमने ऊपर बनाई थी, वर्ड मतलब वर्ड्स में लिखना, केमिकल्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना। जैसे मैग्नीशियम को पूरा वर्ड्स लिखा हमने MAG ऐसे। ठीक है, और इसमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल्स डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे सिंबल कर दिया, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखो बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ आपको वीडियो में, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। मान लो जिंक है, जिंक में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, H2SO4, जो मैंने ऊपर बताया था। तो मैंने बताया था ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा विद पॉप साउंड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो इसको बैलेंस करना, मान लो हमें कैसे बैलेंस करेंगे, चेक करो। पहले हम ना चेक करते हैं, जिंक यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे कितने 1। सल्फेट चेक करो, SO4 कितने, यहाँ पे कितने, ये पूरा मॉलिक्यूल कंटेन हुआ, SO4 का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे SO4 का कितना 1 मॉलिक्यूल है। तो सल्फेट भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है। चेक दी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को चेक करो, H2 यहाँ पे भी कितना है, मतलब हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ऐसे चेक करना है हमें। जैसे देखो जिंक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन वहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फर का यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है। मतलब मैंने आपको ऊपर जो बताया है उसी वे में इसने बता रखा है, नीचे भी सब जगह इक्वल है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको बैलेंस करना, इसको चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं। देखो चेक द आयरन एटम, आयरन एटम कितने, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने 3। ठीक है, तो आयरन एटम बैलेंस नहीं है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन एटम कितने हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 8, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे भी 8 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 टू 8। तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, और यहाँ पे आयरन को बैलेंस करने के लिए 3 लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, जब ये बैलेंस करके स्टेप आउट हुआ है तो ये सेम यही रिएक्शन बन के निकलेगी हमारे लिए। यही निकला, 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। ये ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन नहीं है, पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है, इसने आधी बैलेंस की हुई है। ओवरऑल मैं आप दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको बताई वही बनेगी। देखो ये भी पार्शियली है, ओवरऑल चेक कर लेते हैं। ओवरऑल ओवरऑल ओवरऑल, हाँ यहाँ पे है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। देखो ये बताया था ना मैंने, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3। ये है हमारी ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये स्टेप बाय स्टेप कर रखिए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड। आप जितना ज्यादा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखोगे उतनी ही जल्दी आपको बैलेंस करनी आ जाएगी। ठीक है, ओरली मैंने आपको बता दिया है कैसे बैलेंस करनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या बता रखा है इसमें। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई हमारी। आगे देखो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, पहली कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया बीकर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सेक लाइम बना लेंगे, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और
एनर्जी हमारी बाहर रिलीज होगी। तो ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम अ टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करने से हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन। इसको वर्ड से ही समझ लो, कंबाइन। कंबाइन मतलब मिलाना, दो रिएक्टेंट को मिलाना, और मिलाने से क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने कहा इसके कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर डाल दिया तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ने बन के क्या नहीं, कॉम्बिनेशन का तो नहीं है, क्योंकि वाटर भी तो नहीं है ना, साइड में निकल रहा है, नहीं। ये क्या बता रखा है इसने, ये बता रखा है कि जो ऊपर जो हमारा शेक लाइन बना ना, इसको हम फर्दर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, बस ये बता रखा है इसने। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। वॉल पट्टी जिसको बोलते हैं, घरों में पट्टियां कराते हैं ना लोग, तो उसको बोलते हैं। तो उसमें ये चेंज हो जाता है। ये मतलब जो वॉल पट्टी होती है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा, तो वो बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि क्या होता है, एक तरह का मार्बल है, एक तरह का मार्बल है। ठीक है, तो यही बता रखा है इसने। सोल्यूशन ऑफ सेक लाइम इज प्रोड्यूस। सेक लाइम का सोल्यूशन जब हम बनाते हैं पानी के अंदर डाल के, हमने सोल्यूशन बनाया, इसी से हम वॉल पट्टी करते हैं। और वॉल पट्टी करने के बाद जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी, वो इस मटेरियल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। ठीक है, जिससे थिन लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल के ऊपर। ऑन द वॉल कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or more 3 days वाइट वॉशिंग। 2 या 3 दिन के बाद, वॉल पट्टी की 2-3 दिन के बाद हमें शाइनिंग दिखाई देने लगती है वॉल पे के अंदर। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये। आगे देखो, अगर हम ये देखो, ये कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ये कम्बिनेशन का एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाने से, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन के रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एक प्रोडक्ट बना ना, तो ये कम्बिनेशन। अच्छा, H2 और O2 बना तो ये वाटर बन गया, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, दोनों क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देखो कम्बिनेशन रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का बर्निंग भी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट चाहिए, उसको एंडो कहेंगे, और जिस हीट निकलेगी उसको एक्सो करेंगे। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, हीट निकलना। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखो, ये नीचे भी एग्जांपल दे रखा है, स्पेशल काइंड ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस का एग्जांपल है। ये भी हमारा एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें भी हमारी एनर्जी निकल रही है, बाहर निकल रही है। ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, उसके साथ इनहेल ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज ने रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, और एनर्जी कुछ अमाउंट में बाहर निकली। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटल मेटल इनटू कंपोस्ट इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन भी हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखो, नीचे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन हमारी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे हम, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट में बनाएगा। डिकम्पोजिशन में ऐसा नहीं होता। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, दो या दो से ज्यादा हमारा सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन कहेंगे। डिकम्पोज मतलब टूटना, डिकम्पोज होना, मतलब एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, फेरस सल्फेट है, ठीक है, क्रिस्टल है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिया हमने फेरस सल्फेट, उसको हमने हीट कर दिया। ठीक है, फेरस सल्फेट को हमने टेस्ट ट्यूब में लेकर हमने हीट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा हमें, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा। इसमें सिंगल प्रोडक्ट हमारा डिसोशिएट होकर 3 प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो ये क्या होगी, हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, ये जो मैंने बताया वही एक्सप्लेन कर रखा है नीचे। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और फेरिक ऑक्साइड हमारा Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन भी बता रखा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, इसको अगर हम टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करेंगे ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसको हम क्विक भी कहते हैं, CaO को, इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। ये हमारे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल।
ठीक है। नेक्स्ट देखो इसने क्या कर रखा है, नाइट्रेट पाउडर ले लिया, ठीक है, बॉइलिंग, उसको बॉयल किया टेस्ट ट्यूब में, तो टोंग विद हेल्प ऑफ टोंग, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी हमारी, और रिएक्शन हो जाएगी हमारी, नीचे दे हुआ रिएक्शन, देखो चेक इट नाउ, ठीक है। क्या है, लेड नाइट्रेट लिया हमने, इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड मतलब पीबीओ बना, और क्या बना हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, और क्या बना, ऑक्सीजन बना। तो ये भी क्या हमारी डीकम्पोजिशन, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, इसी को हम ही क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। आगे देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, अब कई बार कहते हैं ना H2O प्लस O2 किया और वाटर बन गया, ऐसे कैसे बन गया, मान लो ऑक्सीजन ले ली और हाइड्रोजन ले ली, उसको मिक्स करके पानी बना दिया, ऐसे नहीं बना सकते आप पानी। ऐसे तो वो एनवायरमेंट ऑक्सीजन भी है, H2 लिया हो आप, ऑक्सीजन और H2 को मिला दो, पानी बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। ये बहुत लैब में बनाया जाता है, इसको लैब में बहुत मतलब प्रोसेस के दौरान ही बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या ले रखा है हमने, ग्रेफाइट रोड ले रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, रबर स्टॉपर ले रखा है, यहाँ पे पानी ले रखा है हमने, यहाँ पे हमने क्या हाइड्रोजन गैस पास कराई, यहाँ से हमने ऑक्सीजन गैस पास कराई, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सब हो रहा है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, इस प्रोसेस से हमारी क्या बनेगी, H2O बनेगी, ठीक है। आगे देखो, सिल्वर क्लोराइड है, जैसे देखो AgCl लिया हमने, चाइना डिश कांच की डिश होती है, ठीक है। ये आप लैब में देखी होगी आपने चाइना डिश को, इसमें हमने 2 ग्राम क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl ले लिया, इसको हमने क्या किया, बाहर एक्सपोज कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या हो रही है, सनलाइट पास हो रही है, ठीक है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हम जब इसको AgCl को छोड़ देंगे तो ये किसमें टू डिसोशिएट हो जाएगा, Ag और Cl2, तो ये भी क्या हो गया, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो ये भी क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे देखो, सिल्वर क्लोराइड दिया आपने, सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में हम हीट कराया तो क्या हुआ, जैसे हमने AgCl लिया था वैसे ही सिल्वर क्लोराइड लिया, तो Ag अलग हो गया, ब्रोमाइड अलग हो गया, तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना, ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, आपको याद रखना है। AgBr की सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है। वी कैन सी दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की भी फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि एनर्जी देंगे ना, हमें किसी चीज को तोड़ना है तो हम एनर्जी तो देंगे, अगर एनर्जी ही नहीं देंगे तो देंगे कैसे, वो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हमारी हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या हो, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना तोड़ने के लिए, तो इसीलिए क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिस रिएक्शन में एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकले वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको अब तक। आगे देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब हटाना, ये मतलब एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट को क्या कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब मोर रिएक्टेंट स्पीशीज ने लेस रिएक्टेंट स्पीशीज को हटा दिया। इसको आप अच्छे से ना एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। मान लो एक दो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन बहुत ही हेल्थी है और बहुत ही मतलब बहुत एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है, और एक पर्सन बिल्कुल दुबला पतला है, ठीक है। तो क्या होगा, जो मोटा ताजा है ना, वो क्या करेगा, दुबले पतले को हरा देगा ना, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको अपनी जगह से हटा के खुद आ जाएगा उसकी जगह पे, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वही है मोर, मतलब वो कहते हैं ना ठाडे का बाटा होता है, वही उस टाइप में, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो ये है, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया, आयरन ले लिया, आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, आयरन ने किसकी स्थान ले ली, कॉपर की स्थान ले ली, ठीक है। तो आयरन क्या आ गया, कॉपर की जगह आ गया, और कॉपर क्या हो गया, आयरन की जगह आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या एग्जांपल है। अदर और एग्जांपल देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, देखो नेक्स्ट देखो, जैसे जिंक है, जिंक में कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिंक ने क्या किया, कॉपर को जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया, जैडन सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है ना। जिंक की जगह किसने ले ली, कॉपर ने ले ली, और कॉपर ने किसने ले ली, मतलब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसकी जगह पे, और उसकी जगह पे खुद आ गया, ठीक है। आगे देखो, लेड Cu के साथ रिएक्ट करेगा, तो लेड ने क्या किया, लेड ने फिर से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर बन गया। तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल मतलब दो बार, मतलब दोनों ने आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया,
इसमें ये नहीं है कि एक ज्यादा रिएक्टिव है एक कम रिएक्टिव है या दोनों ही बराबर रिएक्टिव है, नहीं, इसमें क्या किया, आयंस की फॉर्म, आयन ने आपस में एक्सचेंज हो गया, आपस में अदला बदली कर ली। मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 20 रुपए हैं, मान लो हम दोनों को कहीं जाना है तो टोटल 30 रुपए हो गए ना, तो मान लो 15-15 किराया है, तो दोनों को देना है, तो दोनों ने क्या किया, आपस में समझौता कर लिया और दोनों ने 30 रुपए पकड़ा दिए और दोनों क्या हो गए, चले गए। तो इसमें क्या किया, दोनों का ही फायदा हो गया ना, उसको 5 रुपए मिल गए, उसके 5 रुपए उससे, तो उसका भी काम चल गया और उसका भी काम चल गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपस में ही समझौता कर लिया, एक्सचेंज हो गया आपस में ही, ठीक है। तो आयंस एक्सचेंज हो गए, इसमें कोई भी ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव का कोई रोल नहीं है, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व द व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज insoluble in water form, in insoluble substance form is known as precipitation। जो insoluble substance जो बनता है ना टेस्ट ट्यूब में, उसको हम precipitation कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, बैरियम क्लोराइड हो गया, तो क्या बन गया, बैरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो क्या किया, सोडियम ने बैरियम को रिप्लेस कर दिया, बैरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। दोनों ने ही आपस में आयंस ने एक्सचेंज कर लिया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है, डबल, ठीक है। आगे देखो, ये हमने समझा दिया आपको। आगे देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अभी भी मैं समझा देती हूँ आपको। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का गेन करना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना या फिर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन में लेंगे। मतलब तीनों ही, और ऑक्सीडेशन को ही हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस करा रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया ना, ऑक्सीजन गेन कर ली कॉपर ने, तो क्या करा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो, हाँ, इसने कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर ने ऑक्सीजन का क्या किया, लॉस किया है ना, खाली कॉपर बन गया, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O में बन गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इज द सब्सटेंस गेन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। इफ a substance losses oxygen during a reaction is called reduced, ठीक है। आगे देखो, जिस रिएक्शन में दोनों ही प्रोसेस हो रहे हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऊपर वाली रिएक्शन है जिसमें एक में तो H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, H2 में ऑक्सीडेशन, कॉपर में रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक में क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिंक ने क्या किया, लॉस किया, कॉपर ने क्या किया, गेन किया। आगे देखो, MnO2 में देखो, HCl में ले, HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या किया, MnCl2 बन गया, ठीक है। और HCl, ये भी हमारे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। ये नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। When a magnesium ribbon is burned with dazzling flame, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो दार्जिलिंग फ्लेम होती है एयर में, ठीक है। ये मैंने ऊपर पर समझाया था, वही है। तो इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, MgO बना था ना उसमें, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन किया था, इसलिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइज हो रहा था। आगे देखो, कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, किसी चीज में जंग लगना, लोहे में जंग लगना आपने सुना होगा, ठीक है। तो कोरोजन है जिसमें क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। ये देखो, मैं उसको रफली आपको रीड कर देती हूँ सबको। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन दे आर न्यू। जब आप खरीद के लाते हो ना नए नए बर्तन, बहुत शौक होता है, नए नए बर्तन जब आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो शाइनिंग होती है उनके ऊपर, चमक होती है, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, ठीक है। रेडिश ब्राउन पाउडर उसके ऊपर आ जाता है अगर हम उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ दे, मतलब अपने आप ही मतलब मैले हो जाते हैं, जैसे लोहे के बर्तन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली हैज रस्टिंग, इसी प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, जिसमें मेटल क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड द मॉइस्चर एंड एसिड। जब मेटल अटैक हो जाता है, किस मेटल के ऊपर अटैक हो जाता है, मॉइस्चर का, एसिड का, तो वो कोरोड हो जाता है, मेटल जंग लग जाता है उसके ऊपर, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, और ग्रीन कोटिंग किसके ऊपर आ जाती है, कॉपर के ऊपर आ जाती है। ये क्या है, हमारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। कोरोजन किसके डैमेज कर देता है, हमारी कार की बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन के रेलिंग्स को, शिप को, ये सारे किसकी वजह से खराब होते हैं, हमारे जंग लगने की वजह से हमारे खराब होते हैं। एनवायरमेंट में, इकोनॉमी पे भी बहुत फर्क पड़ता है, मनी भी स्पेंड हमारी लॉस होती है।
तो इस प्रोसेस को बचाने के लिए ना आगे फर्दर हम बहुत सारे जैसे पेंट करते हैं चीज़ों को, ग्रीस लगाते हैं चीज़ों को, तो ये क्या प्रिजर्वेशन है कोरोजन से बचाने के लिए। रेंसिडिटी क्या कहते हैं? रेंसिडिटी क्या होती है? जो फैटी सब्सटेंस होते हैं ना, हमारे फैटी होते हैं, ऑयल होते हैं, वो क्या होते हैं? रेंसिड हो जाते हैं, मतलब उसकी स्मेल में चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, मतलब जो हमारा सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उस ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आप चिप्स के पैकेट लेके आए हो तो उसमें आपको, आप जब वो लेके आते हो बहुत फूले फूले मिलते हैं, क्योंकि उसमें गैसेज फिलअप होती है, नाइट्रोजन गैस। इसी वजह से क्यों, वो क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है हमारी एंटी गैस। ठीक है, तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी को प्रोसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको गैसेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है गाइस, मैं आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी मुझसे डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।